नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत और नेपाल से संबंधित जो एक सुगौली की संधि है वो काफ़ी चर्चा में आया है इन दिनों भारत और नेपाल के बीच के संबंध को लेकर। तो ये सुगौली की संधि क्या है, किन परिस्थितियों में हुई थी और इसके पीछे की पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड क्या था, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो बात शुरू होती है 1765 ईस्वी में। उस समय भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगभग अपना प्रभाव जमा लिया था। पलासी के युद्ध में परास्त कर दिया था। सिराजुद्दौला को बंगाल पे लगभग आधिपत्य जमा लिया था। और फिर बक्सर का युद्ध होता है 1765 ईस्वी में। वहाँ भी अवध को और बंगाल को एक तरीके से अपने अधिकार में कर लिया था। और बाद के वर्षों में कर्नाटक और मैसूर साम्राज्य को भी अपने अधीन कर लेते हैं और एक एक करके भारत के पूरे हिस्से पर लगभग ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव हो जाता है। अब उसी समय समानांतर मतलब ठीक उसी समय नेपाल में क्या होता है, तो वहाँ पे गोरखा साम्राज्य की स्थापना होती है। वहाँ के एक राजा होते हैं पृथ्वी नारायण शाह। तो 1765 ईस्वी में इनके नेतृत्व में गोरखा साम्राज्य का विस्तार शुरू होता है। और गोरखा भी एक लड़ाकू प्रजाति के थे, तो वो जो है उनकी नीति भी अब साम्राज्यवादी हो चली थी। तो उन्होंने भी अपना सीमा विस्तार शुरू कर दिया। तो उनका सीमा विस्तार कैसे हुआ, तो नेपाल अपना सीमा विस्तार करते हुए भारत के पश्चिमी हिस्से तक लगभग सतलज नदी तक पहुंच गए थे। और पूर्व में इनका विस्तार तीस्ता नदी तक लगभग हो चुका था। और सिक्किम पर इन्होंने कब्जा कर लिया था। यहाँ पे कब्जा करके बल्कि 40 सालों तक सिक्किम पर राज भी किया। दार्जिलिंग और ये सब जो बंगाल के हिस्से थे, पहाड़ी जो क्षेत्र थे, उस पर भी उन्होंने अपना अधिकार कर लिया था। तो एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना कर ली थी। अब इसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य केंद्र बन गया था बंगाल। यहीं से वे पूरे भारत को देख रहे थे। और दूसरी जो शक्तियां थी वो इस तरफ जो थे वो थे सिख, महाराजा रंजीत सिंह के नेतृत्व में। और इस वाले एरिया में राजपूत छिटपुट रूप से किन्हीं किन्हीं जगहों पर एक शक्ति के रूप में मौजूद थे और कुछ मराठों की शक्ति बच गई थी। अब अंग्रेज चाहते थे कि अपना व्यापार तिब्बत के साथ किया जाए, तो उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, क्योंकि इस रास्ते इधर तो सिख जो है काफ़ी मजबूत स्थिति में थे, तो इस तरफ से उनको तिब्बत में प्रवेश का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। और यह रास्ता उनको ज़्यादा सुगम नज़र आ रहा था, ये वाला एरिया। परंतु यहाँ पर तो नेपाली साम्राज्य या गोरखाओं का राज था। तो उन्होंने मांगा उनसे व्यापार का अधिकार। जैसे भारत में भी वो आए तो व्यापार का अधिकार ही पहले लेते थे राजाओं से, और व्यापार का अधिकार के बहाने अपने उन्होंने साम्राज्यवादी शक्ति को प्रसार किया यहाँ पे। तो वही चीज़ उन्होंने गोरखाओं से भी मांगा था कि आप हमें तिब्बत के साथ व्यापार का अधिकार दीजिए, तो इससे उन्होंने मना कर दिया था। उसके बाद जो इनके लड़ाई का जो मुख्य कारण बना वो तो एक तिब्बत वाला मामला था ही, कि तिब्बत के साथ व्यापार करना चाहते थे ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका उन्होंने देने से मना कर दिया। इसके अतिरिक्त जो प्रमुख कारण थे, दोनों के साम्राज्यवादी प्रकृति, दोनों का चरित्र एक समान था। ईस्ट इंडिया कंपनी भी अपना साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे, बड़े भूभाग पर कब्जा करना चाहते थे और व्यापार करना चाहते थे बृहद पैमाने पे। और गोरखाओं की भी नीति वही थी, अपने साम्राज्य का विस्तार करना। अब इसमें मौका मिलता है, नेपाल अपने क्षेत्र का विस्तार इस एरिया में भी करना चाहते हैं, अर्थात अपने दक्षिण हिस्से का भी विस्तार करना चाहते हैं और वो भारत में प्रवेश करना चाहते हैं इस हिस्से पर। इस संबंध में
अवध के साथ इनका, अवध क्षेत्र के साथ गोरखाओं का एक द्वंद्व चल रहा था और एक झगड़ा चल रहा था। उसी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने हस्तक्षेप किया और जिसका परिणाम हुआ गोरखाओं के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का युद्ध। ये युद्ध कब होता है? तो 1814 ईस्वी में युद्ध की शुरुआत होती है और लगभग 1 से 1.5 साल तक युद्ध चलता है और गोरखा उसमें पराजित हो जाते हैं। परंतु गोरखाओं ने जिस बहादुरी के साथ में लड़ा, ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों का सामना किया, उसके कायल ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई कि इस तरीके के लड़ाकू सिपाही हमारी सेना में भी होने चाहिए। तो एक संधि हुई। उस संधि पे हस्ताक्षर जो करने वाले जो थे, पहले ये संधि जो हुई थी फील्ड कमांडरों के द्वारा हुई थी दिसंबर 1815 में। ये सुगौली नामक जगह में हुई थी। यह वर्तमान में चंपारण जिला बिहार में पड़ता है, अर्थात पूर्वी चंपारण में पड़ता है। एक छोटी सी जगह है सुगौली। तो उसी स्थान पे ये संधि की गई थी। बाद में इसी संधि का जो अनुमोदन है मार्च 1816 ईस्वी में किया जाता है दोनों पक्षों की ओर से, अर्थात राजा, गोरखाओं के राजा और ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से इसी संधि को अनुमोदित किया जाता है। इस संधि पे जो साइन होता है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस ब्रैडशॉ करते हैं और गोरखा की तरफ से राजगुरु गजराज मिश्र इस संधि पे हस्ताक्षर करते हैं। राजगुरु गजराज मिश्र के सहायक होते हैं चंद्रशेखर उपाध्याय। एक बात और जो जानने की है कि गोरखाओं की सेना का नेतृत्व किया था भीमसेन थापा ने। ये सैन्य कमांडर थे, काफ़ी वीरता से लड़े थे और काफ़ी अच्छा नेतृत्व दिया था, परंतु वो युद्ध में मारे जा चुके थे। इस युद्ध में कहा जाता है कि गोरखा लगभग ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा चुके थे। उन्होंने सिखों से सहायता मांगी थी, परंतु सिख सहायता देने से मना कर चुके थे। अगर सिख उनको सहायता प्रदान करते तो हो सकता था कि इसका रिजल्ट कुछ और होता और इतिहास भी वहाँ से बदल गया होता। खैर, सिखों ने किसी तरीके का सहयोग नहीं दिया, मराठों ने भी नहीं दिया, या अन्य भारत की अन्य शक्तियां जो थी मौजूद छिटपुट रूप से, किसी ने भी गोरखाओं का सहयोग नहीं किया। वो इस युद्ध में तो पराजित हो गए। उसके बाद सुगौली की संधि की गई और संधि की जो शर्तें थी वो क्या थी? तो पहली शर्त जो थी कि नेपाल की सीमा को घटा दिया गया। जो तीस्ता नदी तक इनका विस्तार पूर्व की ओर था, इसका विस्तार जो है यहाँ तक सीमित कर दिया, अर्थात मेजी नदी को इनकी पूर्व की सीमा को मान लिया गया। पश्चिम में जो विस्तार इनका सतलज नदी तक था उसको सीमित करते हुए काली नदी तक का कर दिया और यही सीमा रेखा आज भी भारत और नेपाल के बीच में है, अर्थात काली नदी और मेजी नदी। ये पूरब और पश्चिम के ये जो दो नदियां हैं यही नेपाल के सीमा रेखा को परिभाषित करता है, भारत और नेपाल के बीच के। और इसका प्रभाव क्या हुआ कि जितने इस एरिया में कांगड़ा, नैनीताल, कुमायूं, शिमला, इस एरिया के दार्जिलिंग, ये सब ईस्ट इंडिया को प्राप्त हुआ, जो कि जिसका उन्होंने विकास एक हिल स्टेशन के रूप में किया। ये जितने भी हिल स्टेशन हैं उनका वो पहले गोरखा साम्राज्य के अंदर थे और इसका विकास अंग्रेजों ने किया हिल स्टेशन के रूप में। अगला इसका जो प्रभाव क्या हुआ कि सिक्किम पर जो गोरखाओं का आधिपत्य था, 40 सालों से उनका शासन चल रहा था, वो समाप्त हो गया और सिक्किम को स्वतंत्र करवा लिया गया। संधि में एक शर्त डाली गई कि भविष्य में गोरखा साम्राज्य सिक्किम पर किसी तरीके का आक्रमण नहीं करेगा और अगर दोनों के बीच में अर्थात गोरखा और सिक्किम के बीच में किसी बात को लेकर अगर विवाद उत्पन्न होता है तो इसकी मध्यस्थता ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, अर्थात दोनों पक्ष जो हैं उनको मजबूर किया गया था कि अगर आपका विवाद होता है तो आप झगड़े को लेकर हमारे पास आए। ऐसा ही वो भारत में भी करते थे राजाओं के साथ में कि कोई झगड़ा होता है तो आप हमारे पास आइए,
हम जो है सो उसकी मध्यस्थता करेंगे, और इसी बहाने पूरे भारत पर उन्होंने लगभग अधिकार कर लिया था। अब जो है एक और संधि की जो शर्त थी कि ये तो इधर से पूरब से और पश्चिम से इनकी सीमा रेखा को घटाकर यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ कर दिया गया। बदले में गोरखा साम्राज्य को क्या मिला, तो मिथिला का जो क्षेत्र है वो उसका कुछ हिस्सा नेपाल को दे दिया जाता है। मिथिला क्षेत्र अर्थात जो जनकपुर वगैरह, जो सीता जी की जन्मभूमि और राजा जनक का और राज क्षेत्र, तो वो क्षेत्र जो है सो नेपाल को दे दिया जाता है। बाद में मिथिला का कुछ और भी क्षेत्र दिया जाता है, वो 1860 में दिया जाता है, जब गोरखाओं ने अंग्रेजों को सहायता किया था 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए, तो उसके एवज में उन्हें मिथिला का कुछ और क्षेत्र दिया जाता है 1860 ईस्वी में। अब संधि की एक और जो शर्त थी वो क्या थी कि उनको ईस्ट इंडिया कंपनी को तिब्बत के साथ व्यापार का अधिकार प्राप्त हो जाता है। उसी बात को लेकर झगड़े का मुख्य कारण यही था, अंग्रेजों ने जो हस्तक्षेप किया था, तो वो व्यापार का अधिकार दे दिया जाता है, परंतु ये व्यापार तिब्बत के साथ फिर उनका होता नहीं है, क्योंकि वो भारत में ही ज़्यादा लग गए व्यापार करने में, और यहीं तक उन्होंने अपने आप को सीमित रखा, क्योंकि इधर का तिब्बत का जो इलाका था वो काफ़ी दुर्गम भी था, पहाड़ी एरिया था पूरी तरीके से, तो फिर उनका इंटरेस्ट भी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त हुआ वहाँ पे। फिर एक और जो संधि की शर्त थी उसमें था कि अंग्रेज के प्रतिनिधि जो होंगे वो काठमांडू में रखे जाएंगे, अर्थात गोरखा राज में उनके प्रतिनिधि रहेंगे, उनके राज दरबार में। ये भी उनकी कॉमन नीति थी। भारत में भी जितने राजाओं को पराजित करते थे तो उनके साथ जो संधि करते थे, तो यह एक कॉमन सा उनका शर्त होता था कि हमारे प्रतिनिधि आपके दरबार में रहेंगे, और वो उनका क्या काम होता था कि वो राजकाज देखते थे कि वो क्या कर रहे हैं, सारी गतिविधियों को वो देखते थे और सूचित करते थे, और उस अनुसार से ईस्ट इंडिया कंपनी कार्रवाई करती थी। तो गोरखाओं के साथ भी इन्होंने इसे संधि के शर्त के रूप में डाला, और पहले जो प्रतिनिधि थे वो थे एडवर्ड गार्डनर। इन्हें काठमांडू में रखा गया था। काठमांडू के उत्तरी हिस्से में एक दूतावास की तरह बनाया गया था और वहाँ पे रखा जाता था, और ये दूतावास अभी भी कार्य करती है। वही दूतावास वहीं पे दो दूतावास हैं, भारतीय दूतावास और एक इंग्लैंड की दूतावास। आज के समय में भी वही दूतावास, अर्थात वो जो जगह है वहीं पे दूतावास है, भारत का और इंग्लैंड का। फिर एक और क्या शर्त रखी गई थी कि किसी अन्य यूरोपीय देश के अगर कोई लोग सेवा दे रहे होंगे गोरखाओं के साथ में, किसी तरीके का अगर उनका कोई कारोबार चल रहा हो या किसी तरीके की सेवा हो, तो वो सेवा से उन्हें मुक्त कर देंगे, अर्थात उनको किसी अन्य से उन्हें संपर्क रखने से मना कर दिया गया। अन्य शक्ति में कौन थे, तो फ्रांसीसी थे, पुर्तगीज थे, या अन्य छोटी मोटी शक्तियाँ भी थी जैसे नीदरलैंड और ये। तो सामूहिक रूप से उन्होंने कहा था, सिर्फ एक पर्टिकुलर का नाम नहीं दिया था, कि किसी भी यूरोपीय देश के साथ वो किसी तरीके का समझौता या उनके साथ संधि या उनके साथ रिश्ता नहीं रख सकते हैं। तो एक्चुअली उस समय क्या था कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में एक अलग टसल चल रहा था। यूरोप में दोनों शक्तियों के बीच में सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था, और विश्व के पैमाने पर दोनों अपने अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाह रहे थे। और यहाँ पे फ्रांसीसी कमांडर जो थे वो गोरखा सेनाओं को ट्रेनिंग दे रहे थे, तो उस चीज़ को रोकने के लिए संधि में यह शर्त डाली गई थी। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण जिसका कि लाभ सबसे ज़्यादा अंग्रेजों ने उठाया, वो थी कि गोरखाओं को अपनी सेना में भर्ती करने का प्रचलन इन्होंने शुरू किया और शर्त डाला, क्योंकि वो तो उनकी लड़ाकू क्षमता से परिचित हो चुके थे। वो तो चाहते थे कि ऐसे बहादुर सैनिक हमारी सेना में हो, तो इसको उन्होंने शर्त के माध्यम से मैंडेटरी बना दिया, अनिवार्य कर दिया कि गोरखा हमारे लिए ही लड़ेंगे। और इसका फायदा अंग्रेजों को मिला और गोरखाओं को भी मिला। गोरखाओं को इस सेंस में मिला
कि अंग्रेजों ने कभी गोरखा साम्राज्य पर अधिकार करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने पूरे भारत पे अधिकार किया, लेकिन पूरे नेपाल पे कभी उन्होंने अधिकार करने की नहीं सोची और अधिकार किया भी नहीं। इसलिए नेपाल कभी भी, नेपाल के बारे में ऐसे भी कहा जाता है कि अभी तक वो किसी देश का गुलाम नहीं रहा है। अंग्रेजों को इसका क्या फायदा मिला कि एक लड़ाकू सैनिक उन्हें प्राप्त हुई, जिसका उपयोग उन्होंने भारत के अलग अलग हिस्सों को जीतने में किया। जितने भी आंदोलन या विद्रोह होते थे, उन विद्रोहों और आंदोलनों को दबाने में उनका भरपूर उपयोग किया। 1857 के क्रांति को दबाने में गोरखाओं का बहुत बड़ा योगदान है, मुख्य योगदान है बल्कि गोरखाओं का। उसी से खुश होकर उन्होंने मिथिला के कुछ और क्षेत्रों को नेपाल को दे दिया था। बाद के वर्षों में प्रथम विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में भी इनका सहयोग लिया गया। इवन कि आज के समय में भी अंग्रेजों की सेना में गोरखा रेजिमेंट है और गोरखा अभी भी भर्ती होते हैं अंग्रेजी सेना में। और वही बात, वही संधि जो है सो भारत के साथ भी चली आ रही है। भारतीय सेना में भी गोरखा रेजिमेंट है और आज के समय में भी गोरखा सैनिक भारतीय सेना में लिए जाते हैं और उनका काफ़ी नाम है और सम्मान है सेना में। तो ये था सुगौली की संधि और उसकी संधि की शर्तें। तो हम समझते हैं कि पूरा आपको बैकग्राउंड भी क्लियर हुआ होगा और संधि की शर्तें भी समझ में आई होंगी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों के बीच में शेयर करें, लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।